हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वन टॉपिक पढ़ने पर। और आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के जो 31 जनवरी को 2021 में एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का। उसमें सेट एम में जो हिंदी का प्रश्न पत्र आया था उसमें क्या सवाल पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 91। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये पैराग्राफ एक आपको दिया हुआ है जिसको हमें रीड करके इसको आंसर देने हैं। बट लेकिन अभी हम टाइमिंग शॉर्टेज की वजह से हम रीड नहीं करेंगे इसको, हम सीधे आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह कैसा था। इसमें आएगा कि वह क्या था, हितैषी था। क्योंकि इसमें जो है एक क्लास में जो लड़की होती है वो थोड़ा सा पैरों से प्रॉब्लम होती है, उसको चल फिर नहीं पाती है। तो इस वजह से टीचर जो है वो उसको मतलब अपने पॉइंट में बताता है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कैसे खेलोगे, इस तरीके का। तो वो हितैषी था। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा हितैषी। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो। जी हाँ, लड़की के अनुसार या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके लिए संभव तभी हो सकता है जब उसको क्या हो, सच्ची प्रेरणा मिले और अच्छा प्रशिक्षक मिले। अगला है, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। इसमें संदेश क्या दिया गया है, सब संदेश हमें यह दिया गया है। वैसे तो ऑप्शन में किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, शिक्षक को दयालु होना चाहिए, शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तीनों ही चारों ठीक है, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो यहाँ पर है थर्ड, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 94 है, आश्चर्यचकित का विग्रह क्या होगा। विग्रह मतलब जैसे हम समास विग्रह करते हैं, अलग अलग कर देते हैं शब्द को। तो इसमें आश्चर्य में चकित, आश्चर्य और चकित, आश्चर्य से चकित, आश्चर्य है जो चकित। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा आश्चर्य से चकित, तीसरा। आगे हम बात करते हैं 95 क्वेश्चन की। व्यंग्य क्रिया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा। व्यंग्य क्रिया का क्या मतलब होता है, आप ताना मारना, डांट लगाई, निकाल दिया या उपहास किया, आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, तो वह होगा व्यंग्य क्रिया, जिसका सही अर्थ होगा उपहास किया। आगे है क्वेश्चन नंबर 96। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः तत्सम और आगत। पौष्टिक जो है वो तत्सम शब्द है और खुराक जो है वो एक आगत शब्द है। 97 क्वेश्चन कह रहा है, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, डैश डैश डैश। भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है, निषेधार्थक वाक्य है। मतलब है उसको चिढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं कि तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो तुम इसके बारे में जानना चाहती हो। तो ये निषेध है, आप किसी व्यक्ति को उस काम को करने के लिए रोकने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलना नहीं जानती थी, खेल नहीं सकती थी, खेलना नहीं चाहती थी, बहुत छोटी थी, खेल नहीं सकती थी, वह इसलिए हंस पड़े क्योंकि उसके जो शारीरिक शरीर की अक्षमता थी उस कारण से वह खेल नहीं पाती। तो इसलिए इसका सही जो ऑप्शन आएगा वो आएगा खेल नहीं सकती थी। आपके विचार से क्वेश्चन नंबर 99 है, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी। जैसा कि हम लोगों ने पैराग्राफ रीड किया, आप भी इसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये एम सेट है, अगर आप में से किसी के पास ये अवेलेबल है तो आप उसको अच्छे तरीके से समय निकाल कर पढ़िएगा ज़रूर। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे अनुसार वह होगा उसकी माँ ने, प्रेरणा जो दी थी वो उसकी माँ ने दी थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 100। क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो आपका एक यह कविता दे रखी है आपको काव्यांश से। उसमें क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक के प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं। कविता पाठ करने के लिए, अनजान रास्तों से बचने के लिए, संदेह दूर करने के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा सफलता प्राप्त करने के लिए होगा। कवि को क्वेश्चन नंबर 101 है, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है। पहला, उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती, दिशाएं उसे बुला रही हैं, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, सफलता पाना बहुत सरल है। होने को तो तीसरा भी हो सकता था, लेकिन मेन जो चीज़ कही जा रही है उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ऐसा तो नहीं है।
लेकिन यहाँ पर ये होगा उससे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती, उसकी जो सफलता का रास्ता है वो न्यूनतम रूप से चलता चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 102, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है, यानी उसके जो व्यक्तित्व में थोड़ा सा बदलाव आपको देखने मिला है। अटल एक विश्वास मन में भरा है, अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, नहीं कुछ यहाँ तो मुझे रोक पाए, या मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ। इसमें जो चौथा आंसर तो यहाँ शो कर रहे हैं, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, तो यह इसमें सबसे उचित लग रहा है। 102 तक हम लोग आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं 103, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। इंद्रधनुषी जो है वो है विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 104, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। 4 दे रखे हैं, इनमें जो सबसे अलग है वह आपको बताना है। अवरोध, व्यवधान और बाधा, यह तीनों एक ही के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर जो सबसे अलग हमें दिखाई दे रहा है, पहले ऑप्शन पर दिख रहा है, वो है डगर। इसका सही आंसर होगा डगर। 105 पर है, कविता का केंद्रीय स्वर है। केंद्रीय यानी इसका केंद्रीय जो स्वर है, यानी जो कहना चाहती है कविता, वह क्या कह सकती है, क्या कह रही है। उत्साह और आत्मविश्वास, बाधाएं और विघ्न, सुनसानी और अनजानापन, कर्म और प्रेरणा। इसमें है उत्साह और आत्मविश्वास। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 106 पर हम आ गए हैं। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। गद्य शिक्षण यानी जब आप कोई ऐसे निबंध, पैराग्राफ वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें क्या चीज़ अपेक्षित नहीं है, यानी आवश्यक नहीं है। भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास या अनुकरण क्षमता का विकास। इसको कोई भी जो है वो आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसमें क्वेश्चन आंसर ढूंढने की कोशिश कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा अनुकरण क्षमता का विकास होगा। 107 में क्या कह रहा है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें, या बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें। ऑप्शन कहने को तो चारों ही ठीक ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे सही और सटीक उत्तर हमें नज़र आ रहा है वह है दूसरा, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। यानी जो हिंदी भाषा है उसके कितने प्रकार हैं, विशेषताएं क्या हैं, कहाँ हम उसको इस्तेमाल करेंगे, यह चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है जब हम अपनी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते हैं। 108 पर कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी हिंदी भाषा शिक्षण अगर पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है, हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। तो थर्ड और फोर्थ तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, यानी यहाँ पर सूटेबल नहीं है। फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, बिकॉज हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचाना, हिंदी भाषा जब से शुरुआत हुई, इतिहास उसका कैसा रहा और अब तक लगातार किस प्रारूप से वो चलती आ रही है, उसका जो नियमबद्ध प्रकृति है उसको पहचानना जरूरी है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर ही हिंदी भाषा का शिक्षण अच्छा और महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 109, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। भाषण में हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, परिचर्चा में भी बोलते हैं, संवाद होता है एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। तो सीधी सीधी बात है, हमारा जो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वो होगा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, विकास करने में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मौखिक अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 110, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सर्जन में, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार करने में, या भाषा व्याकरण पर अधिकार करने में। तो भाषाई संरचनाओं और व्याकरण पर तो अधिकार हम लोग वैसे ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जितना भी हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसी को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं और उस पर कार्य करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सर्जन, मतलब साहित्य कैसा है, गद्य कैसे लिखा जाता है, पद्य कैसे लिखा जाता है, कविताएं कैसे गठित होती हैं, पाठ आदि सब कुछ, उनको जब हम बदलाव कर देते हैं तो हम इसमें जो है सर्वोच्च दृष्टि से उसको समझने में सहायक होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 111, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक, साहित्यिक सामग्री, व्याकरण की पुस्तक या पोस्टर? तो जो व्याकरण की पुस्तक है उससे आप व्याकरण का ज्ञान लेंगे, पाठ्य पुस्तक से आप सामान्य तौर पर जो उसमें लिखा हुआ है वही आप पढ़ाएंगे, पोस्टर से आप सिर्फ उस चीज़ को दिखा सकते हैं। लेकिन जो साहित्यिक सामग्री है जैसे भगवत गीता, रामायण वगैरह, इसके अलावा और भी ऐसी पुस्तकें जिनसे हम लोग साहित्य के बारे में जानें, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री होगी वो होगी साहित्यिक सामग्री। 112, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? पहला, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिलें, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। तो तीनों में क्या है, जैसे पहले में केवल बोलने का है, दूसरे में केवल पाठ्य पुस्तक को देखना ही नहीं है, ना पढ़ना है, और चौथे वाले में कह रहा है जिसमें बच्चे केवल लिखते हैं। तो जब बच्चे सर्वांगीण विकास नहीं करेंगे तो उसमें किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं? तो जो तीसरा ऑप्शन है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करेंगे, यानी जो थोड़ा थोड़ा करेंगे, बोलेंगे भी, पुस्तक को पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, तब जा करके उनका जो विकास है वो यहाँ पर हो पाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। 113, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा? या तो मातृभाषा हो, क्षेत्रीय भाषा हो, मातृभाषा हो, हिंदी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो और विदेशी हो। तो पहला ऑप्शन मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा बहुत ही ज़रूरी है। मातृभाषा जिसमें आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आप घर परिवार में बोलते हैं, वह हमारी मातृभाषा है। क्षेत्रीय भाषा जो आपके उस क्षेत्र में बोली जाती है जहाँ पर आप रह रहे हैं। तो दोनों का तालमेल यदि आपस में अच्छा नहीं होगा तो हम भाषा की त्रिभाषा का जो सूत्र है उससे हम लोग वंचित रह जाएंगे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 113 का वही बिल्कुल ठीक है, मातृभाषा और क्षेत्रीय। 114 पर है, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है? नियमों, परिभाषा, मानकता या उदाहरणों? हाँ बिल्कुल सही। इसमें जो सही है, नियम इसको तो होते हैं लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के आधार पर इसको पढ़ाएंगे। इसमें मेन चीज़ होती है उदाहरण। आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हिंदी हो, SST हो, साइंस हो, मैथ हो, कुछ भी चीज़ अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें उदाहरण देना सबसे ज़्यादा सर्वाधिक माना जाता है। 115, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है? विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यमों के उपयोग, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। तो माध्यमों की जानकारी, उपयोग और आर्थिक स्थिति का तो इससे शायद कोई लेना देना है ही नहीं, बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा यानी जो माध्यम आपके लिए तैयार किए गए हैं संचार माध्यम, उनमें कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है यह जानना बहुत आवश्यक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, आंसर, वह होगा दूसरा, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 116 की। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है? व्याकरण समझने, कहानियाँ रचने, कहानी के तत्वों को याद करने, कहानियों की कमियां बताने। वैसे तो चारों ही ठीक हैं लगभग, लेकिन क्या है जब हम कहानियों को बार बार पढ़ते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और अलग अलग चीज़ों को कहानियों में इन्वॉल्व करते हैं या पढ़ते हैं, तो हम उसको अपने शब्दों में लिखना सीख जाते हैं। तो उसका जो सही आंसर और सही ऑप्शन जो मुझे नज़र आ रहा है वह दूसरा, कहानियाँ रचने में मदद करती है। 117 117, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। जब आप पाठ पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में आपको रुकना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता लगा सके कि जितना आपने पढ़ाया समझाया वह बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी अच्छा ऑप्शन लग रहा है मुझे। इसके लिए आपका जो ऑप्शन लगेगा वो 4 लगेगा। प्रश्न नंबर 118, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश भूमि क्या है? आर्थिक और सामाजिक, सामाजिक और व्यावसायिक, भाषिक व सांस्कृतिक या सांस्कृतिक व आर्थिक? आर्थिक और सामाजिक से भाषा का कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक और व्यावसायिक का भी लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आप कक्षा के अंदर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भाषिक व सांस्कृतिक, कौन सी संस्कृति से वो लोग आते हैं,
कहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं, वो उनकी भाषा कैसी है, यह जानना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो 118 में तीसरा लगेगा, भाषिक व सांस्कृतिक। 119 सातवीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री कैसी है? वहाँ पर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सरकार जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया, स्वयं के साथ बनाया हुआ नहीं, जो कि वो अनुपयोगी होगा या मनोरंजक होगा, कृत्रिम होगा, वह प्रमाणिक है, उसको सरकार द्वारा रजिस्टर किया गया है और उसी को सभी सरकारी स्कूलों में दिखाया जाएगा और बताया जाएगा जल संरक्षण जब हम उसको पढ़ाएंगे, तो यह होगा प्रमाणिक, क्योंकि सरकार ने उसको प्रमाणित किया है, इसलिए हम उसको वहाँ पर शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम और अपना कोई अदर टीचिंग मटेरियल यूज़ करना चाहें तब वो आएगा मनोरंजक या कृत्रिम में। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 4 प्रमाणिक। 120 पर है कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। जब आप कविता पढ़ा रहे हैं, पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, आप गद्य की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम पद्य की बात कर रहे हैं। जब आप कविता पढ़ा रहे हैं जिनके उत्तर सरल हों, जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिनका एक ही उत्तर हो या जिनका उत्तर पुस्तिका में दिया हो। सरल साधारण से मतलब का ये है कि कविता तो सरल, उसके आंसर हम ढूंढ ही नहीं पाते हैं, होते ही नहीं हैं, उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है, तब जाकर उसके आंसर निकलते हैं। तो सरल वाला तो वैसे ही नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा, जिनका एक ही उत्तर हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपने ढूंढा, पढ़ा या समझाया तो उसका केवल एक ही उत्तर निकल कर आए, या जिसका उत्तर पुस्तक में दिया हो। पुस्तक में जो उत्तर दिया हो, कभी कभार ऐसा होता है कि वह हम उससे पूरी तरीके से परिचित नहीं होते या वह बिल्कुल हमें ठीक नहीं लगता है। तो उसमें जो सही ऑप्शन लगेगा वो होगा जिनके उत्तर विभिन्न हों, यानी बहुत सारे उत्तर आप अलग अलग बच्चों से पूछो तो सबका जो व्यूज़ आएगा या उसके बारे में जो उत्तर सबके आएंगे वह थोड़े अलग अलग होने चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा जिनके उत्तर विभिन्न हो, 120। तो यह कुल मिलाकर हमारे 30 क्वेश्चन जो थे, आपने जैसे यहाँ देखा ये सेट एम है, सीटेट जो 2021 में अभी 31 जनवरी को हुआ था, उसी से यह लिया गया है और सभी प्रश्नों के उत्तर हमने आपको अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है बार बार इसको देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें और हमारी आने वाली वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहें। धन्यवाद।